एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपके पुराने तमाम इस पे जवाब सुने, लेकिन इस पे क्लैरिटी नहीं मिली कि अगर एनडीए चुनाव जीतती है तो क्या नीतीश कुमार ही दोबारा चीफ मिनिस्टर होंगे या 50 बार मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन मैं बताता हूं सर क्यों है। आप बोल रहे हैं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे डिक्लेयर किया। सवाल सिंपल ये है कि कहीं एकनाथ शिंदे तो नहीं हो जाएगा नीतीश जी का। मैंने फिर से एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूं, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई एनडीए में कंफ्यूजन नहीं है, फैलाना भी नहीं चाहिए। जहां तक प्रत्याशी मुख्यमंत्री तय करने का एक संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से सारे एमएलए बैठकर इसको तय करते हैं, जो चुनाव के बाद हो सकता है। अगर आप हमारे सारे उम्मीदवारों को यहाँ से चुनाव आयोग बनकर निर्वाचित घोषित कर दो तो कल ही कर देते हैं। नहीं सर, वो तो बिहार की जनता को ही करना है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि चुनाव के बाद होगा। सर इस चुनाव में आपके पहले 2014 से पहले साथी रहे प्रशांत किशोर अपनी किस्मत आजमा रहे। जन स्वराज आंदोलन उन्होंने किया, 3 साल अलग अलग जगह पे जा रहे थे। उनके कैंपेन को, उनकी पार्टी के चांसेस पर आपका आंकलन क्या है? मैं इस तरह से क्यों वो हर एक व्यक्ति को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, प्रचार का अधिकार है। प्रशांत किशोर जी अपना प्रचार बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। 1550 पार्टियां इस देश में है, अब 1551 है, तो हम तो लड़ते हैं जो हमारे सामने लड़ता है इसके सामने। नहीं, पर क्या आपको ये चिंता है कि जो भी वो वोट लेंगे, जितना भी लेंगे, हो सकता है कि वो एनडीए का वोट ज्यादा? देखो राहुल, हम 160 के आसपास सीटें जीतेंगे, बचा कूचा सब में बटेगा। 160। और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त बीजेपी अपना बेस्ट एवर परफॉर्मेंस बीट कर पाएगी? अभी दूसरा चरण, थोड़ा प्रचार वहां पर पिकअप नहीं हुआ है। बीजेपी की सीट बाय सीट आकलन करना अभी दूसरे चरण का बहुत कठिन है, परंतु जो ओवरऑल मैक्रो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना है, एनडीए गठबंधन 160 के आसपास सीट जीत कर आएगा और जो बचा है वो सारा सब में बटेगा। तो आपको उनसे कोई खास चिंता नजर नहीं आ रही? मतलब कि ठीक है वो ट्राई करते, मुझे किसी से चिंता नहीं है। ये ज्यादा 2020 की तुलना में ज्यादा आसान चुनाव है, ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, लोग वापस आए थे बिहार। हर इनकम्बेंसी का लेवल हाई है या लो है उससे? हर चुनाव का एक अपना डायनेमिक्स होता है और इसके हिसाब से चुनाव उस वक्त के राजनीतिक प्रवाह के हिसाब से चलते हैं। कोई चुनाव सरल नहीं होता है। जनता के सामने 5 साल जो सरकार चलाई, इसका हिसाब किताब रखना होता है और अगले 5 साल का प्लानिंग रखना होता है और जनता इसको स्वीकार करे ऐसी विश्वसनीय तरीके से रखना होता है। तो कोई चुनाव सरल नहीं होता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे लिए चुनाव सिर्फ एमएलए एमपी जिताने के लिए नहीं होता है। हमारी आइडियोलॉजी को, देश की स्थिति के बारे में हमारी नीतियों को जनता के सामने पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। यहीं से हमें अच्छे नेता भी मिलते हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी मिलते हैं। तो हमारे दृष्टि से चुनाव लोक संग्रह का भी एक बड़ा कारण होता है, लोक संपर्क का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं और अच्छे से लड़ते हैं। सर पिछले 10 साल में बीजेपी 2015 में जितनी मजबूत थी, बिहार में उससे ज्यादा मजबूत हुई है। मेरे जहन में ये सवाल आता है कि आपने अकेले लड़ने का फैसला क्यों नहीं किया? क्योंकि 2015 में 53 सीटें आई आपकी। क्या आपको लग रहा है कि तब से अब ज्यादा मजबूत होगी? जेडीयू तब से कमजोर हो गई है, आरजेडी में उतना दम है नहीं, अकेले लड़ते तो क्या होता? देखिए, यूपी में 2017 में हमारी 325 सीटें आई थी, फिर भी हम 22 में अकेले नहीं लड़े, साथियों को लेकर लड़े। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी होती है। हम कितने राजनीतिक रूप से ताकतवर हुए वो जरूरी नहीं है। हमारे जो सहयोगी है इसके साथ रहकर किस तरह से जिस राज्य में चुनाव है इसका विकास करना और किस तरह से सम विकास के साथ सभी को प्रतिनिधित्व देना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना पॉलिसी है।
हम मोदी जी के नेतृत्व में अकेले 272 सीटें पाए थे। हमने सरकार एनडीए का बनाया था, 19 में भी एनडीए का सरकार बना, 24 में भी बना। एक जो सवाल उठता है बीजेपी के जब आप कार्यकर्ताओं से, स्थानीय नेताओं से बात करते हैं, वो ये कि बीजेपी में बिहार में कोई पैन बिहार नेता, आपने तमाम चार, आपने चीफ मिनिस्टर स्ट्राइक किए और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर स्ट्राइक किए अलग अलग टाइम पर, आपको लगता है कि ये एक कोई जो पैन बिहार नया अगली पीढ़ी का एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, नीतीश जी लालू जी के टाइम से एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, बीजेपी का पैन बिहार नेता को? देखिए, बीजेपी नेता नहीं बना सकती, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर सकती है। नेता बनाने का अधिकार और प्रक्रिया दोनों जनता को करना होता है। मैं मानता हूं कि इस बार भी बिहार की जनता तय कर लेगी कि पैन बिहार बीजेपी के नेता कौन है। बहुत अच्छे युवा नेता हमारे पास हैं, हर जाति से है, हर वर्ग से हैं, और जियोग्राफिकली बहुत सिमेट्रिक तरीके से बिहार में हमें अच्छा नेतृत्व मिला। सर, अभी 23 अक्टूबर को सीबीआई ने आईआरसीटीसी स्कैम में चार्जेस दायर किए, जो कि लैंड परचेज था पुरी में, रांची में, आईआरसीटीसी के होटल्स पे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, चुनाव के बीच में सरकारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का सरकार इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन को परेशान करने के। देखिए राहुल जी, मेरी तो आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट से अपेक्षा है कि राजनेता क्या बोलते हैं इसके आधार पर सवाल नहीं पूछना चाहिए, वास्तविकता क्या है इसके आधार पर। ये जिस एफआईआर का आप बात कर रहे हो, ये 3 साल पहले हुआ था, इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसके बाद में चार्जशीट भी हो चुका है। जब चार्ज फ्रेम करने की बारी आई, ये स्टे लेकर बैठ गए, स्टे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे चुनाव के एंड मौके पर उठाया, तो सेशन कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। इसमें चुनाव के वक्त क्या हुआ है? 3 साल पहले एफआईआर रजिस्टर हो गई थी। और मैं तो मानता हूं कि तेजस्वी जी ने इस तरह के बचाव करने की जगह आगे कोई भ्रष्टाचार ना करे तो कोई भी केस नहीं होगा। इतने सारे घपले घोटाले भ्रष्टाचार करे हैं तो केस तो होंगे ना। पर तेजस्वी जी को लगता है कि एनडीए उनके ऊपर लालू राज का या जंगल राज का ठीकरा फोड़ती, कह रही भाई बदल गया है बिहार, पार्टी बदल गई है, हम नया। उन्होंने बदला है क्या? मैं आज भी बिहार की जनता को कहता हूं, जंगल राज चेहरे और भेष बदलकर आज भी आ रहा है। रोक सके तो रोक लेना। गलती से भी अगर महाठगबंधन की सरकार आ गई तो फिर से जंगल राज आएगा। नहीं, पर तेजस्वी कहते कि मेरे पिता का था, उस टाइम पे हम सोशल रिफॉर्म कर रहे थे, हम करेंगे अच्छा से काम। 17 महीने उनका दावा है कि जब हमारी सरकार थी, मैं डिप्यूटी सीएम था, तो कहां था जंगल राज? मतलब वो कह रहे हैं 17 महीने में मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे, कहां? और लालू जी और तेजस्वी जी का पता क्या है? एक ही घर में रहते हैं। आरजेडी के सारे लोगों ने लालू जी के पैर छूकर मैंडेट लिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जंगल राज उसी प्रकार का आएगा अगर ये सत्ता में आएंगे। भेष और चेहरा बदल जाएगा। जरा संभल कर बिहार वालों वोट करना। सर, बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहाँ पे लैंड एक्विजिशन में ज़मीन लेने में हमेशा मुश्किल रहती है। ऐसे में बिहार में औद्योगिकीकरण की जो ज़रूरत है उसका समाधान क्या है? क्योंकि अगर लैंड एक्वायर करने में इतनी दिक्कत है, इंडस्ट्री लगाने में दिक्कत है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो? देखिए, ढेर सारा रास्ता निकला भी है। बरौनी का कारखाना फिर से शुरू हो गया है, पेट्रोलियम रिफाइनरी आ रही है। आज पूरे देश में बिहार सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य भी बना है। आईटी पार्क भी आया है। पीयूष भाई यहाँ बैठे हैं, उन्होंने यहाँ मित्र पार्क, पीएम मित्र पार्क भी दिया है बेगूसराय में। ढेर सारी चीज़ें हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, और आगे पर भी होती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दलों ने, साथी दलों ने मिलकर जो घोषणा पत्र बनाया है, हमने बहुत सोच समझ कर बनाया है। इसके पर कई दिनों तक काम हुआ है और हमने एक भी वादा ऐसा नहीं किया है जो वादा हम पूरा न कर पाए। सर, आपके होम मिनिस्टर के टर्म का एक बहुत बड़ा वायदा यह है कि 31 मार्च 2026 तक आप नक्सलिज्म को ख़त्म कर देंगे। 3 कुख्यात नक्सली हैं, हिडमा है, उसमें गणपति हैं और दियोजी हैं।
इनको आप कब तक या पकड़ देंगे या मार देंगे? नहीं, मैंने कहा ही 31/3/2024। नहीं, अभी इतनी देर से बच कैसे, हिडमा इतनी देर से बच कैसे रहा है आपसे? अरे ऐसा नहीं होता है, मुझे यहाँ से खड़े होकर आपका हाथ पकड़ लेना ऐसा नहीं है भाई। एक समय था जब नक्सलवाद की थियोरी फैलाने वाले पशुपति टू तिरुपति का रेड कॉरिडोर की बात करते थे। देश के 130 से ज्यादा जिलों में फैले हुए थे, आज 11 जिले बच गए।